कहानी की शुरुआत में स्पेन के एक एयरपोर्ट पर मौजूद सभी यात्रियों के मोबाइल फोन पर अचानक एक लाल रंग का इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। जैसे ही लोगों की नजर उस अलर्ट पर पड़ती है, पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय मार्क भी वहीं खड़ा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उसकी बड़ी बहन का था जो सेना में काम करती थी। जैसे ही मार्क फोन उठाता है, उसकी बहन से बताती है कि अभी इसी वक्त घर वापस निकल जाओ, एक सेकंड भी बर्बाद मत करना। मार्क घबरा कर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि दूसरे शहरों में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है। इसकी सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका असर होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाए तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी हालत पूरी तरह बदल सकती है। जैसे जैसे यह खबर लोगों तक पहुंचती है, पूरे एयरपोर्ट में भगदड़ मच जाती है। लोग अपना सामान तक छोड़कर भागने लगते हैं। उसी पल मार्क को भी पहली बार एहसास होता है कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि सच में दुनिया के खत्म होने जैसी शुरुआत हो सकती है। मार्क तुरंत एयरपोर्ट से निकलकर घर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सड़क पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी थी कि दूर दूर तक सिर्फ ट्रैफिक ही दिखाई दे रहा था। हालात हर मिनट और भी खराब होते जा रहे थे, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे अपनी कार वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी छोटी सी बिल्ली को उठाता है जो हमेशा उसके साथ रहती है। उसे अपनी बाहों में लेकर वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है। अब उसके पास यही एक रास्ता बचा था। काफी देर तक लगातार चलते रहने के बाद मार्क पूरी तरह थक चुका था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार वह अपने मोहल्ले के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। मार्क की नजर आगे जाती है तो वह देखता है कि पूरे इलाके को हथियारों से लैस सैनिकों ने घेर रखा है। चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और न ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। बैरिकेड के अंदर से हल्की हल्की डरावनी गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर बंद हो। तभी अचानक कुछ सैनिक एक संक्रमित आदमी को क्वारंटीन वाले रास्ते से जबरदस्ती बाहर घसीट कर लाते हैं। वह आदमी बुरी तरह तड़प रहा था और लगातार अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसी समय मार्क की बहन का दोबारा फोन आता है। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। वह कहती है कि हालात और भी खराब हो चुके हैं। वायरस अब बदल चुका है। इसका नया रूप सामने आ गया है और अब यह पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके बाद वह मार्क से एक बहुत जरूरी बात कहती है। मार्क, अब चाहे सरकार कुछ भी कहे, चाहे टीवी पर कुछ भी दिखाया जाए, किसी बात पर आसानी से भरोसा मत करना। जो खबरें टीवी पर दिखाई जा रही हैं, वे लोगों को शांत रखने के लिए बोला गया झूठ है। मार्क समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सबसे पहले खाने पीने का सामान इकट्ठा करना होगा। इसीलिए वह सीधे एक सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ता है। मार्क जैसे ही सुपरमार्केट के अंदर पहुंचता है, उसके सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। कुछ ही समय पहले तक जहां लोगों की भीड़ खरीदारी कर रही होगी, अब वहां हर तरफ बिखरा हुआ सामान और खाली शेल्फ ही दिखाई दे रहे थे। खाने पीने की लगभग हर चीज पहले ही लूटी जा चुकी थी। लोग डर के मारे जरूरत से ज्यादा सामान उठाकर ले गए थे, इसलिए अब वहां कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने मुश्किल समय में भी वह अपनी बिल्ली को नहीं भूलता। उसे पास में रखा डॉग फूड दिखाई देता है। खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वह अपनी बिल्ली के लिए डॉग फूड उठा लेता है ताकि कम से कम वह भूखी न रहे। आखिरकार सुपरमार्केट से उसे अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता। मजबूर होकर वह पास के एक पेट्रोल पंप की तरफ जाता है। वहां भी लगभग सारा सामान खत्म हो चुका था। काफी खोजने के बाद उसे सिर्फ 3 पैकेट बिस्कुट मिलते हैं। वह वही तीनों पैकेट अपने बैग में रखता है और वहां से बाहर निकल आता है। लेकिन जैसे ही मार्क बाहर निकलता है, उसके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो अब तक देखी हर चीज से कहीं ज्यादा डरावना था। एक पुलिस वाला जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, अपना घायल हाथ पकड़कर घबराया हुआ एक दुकान की तरफ भागता है। वह तेजी से अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजा बंद करके खुद को अंदर बंद कर लेता है। मार्क दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक पुलिस वाला भी अपनी जान बचाने के लिए इस तरह भाग रहा है। तभी अचानक आसपास से लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। मार्क की नजर सामने जाती है जहां एक दूसरा पुलिस वाला अपने ही अफसर के साथ उलझा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल उसका अफसर उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर भी मार्क वहां से भागता नहीं है। वह पास में रखा एक पोछा उठा लेता है और उस संक्रमित अफसर की तरफ बढ़ जाता है। उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं था
कि सामने खड़ा इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे यह भी नहीं पता था कि यह वायरस इंसानों को कितना खतरनाक बना चुका है। अगर उसी समय पुलिस वाले ने गोली न चलाई होती तो शायद मार्क वहीं अपनी जान गंवा देता। गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है और संक्रमित अफसर वहीं गिर पड़ता है। लेकिन इसके बाद पुलिस वाला एक ऐसा फैसला लेता है जिसे देखकर मार्क पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह मार्क को अपने पास आने से रोकता है क्योंकि उसे पता था कि वह भी संक्रमित हो चुका है। इसके बाद वह बिना एक पल की देरी किए अपनी ही बंदूक खुद पर तानता है और खुद को गोली मार देता है। मार्क वहीं खड़ा यह सब देखता रह जाता है। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह वायरस सिर्फ लोगों को बीमार नहीं कर रहा बल्कि उन्हें ऐसी चीज में बदल रहा है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। घर लौटते ही मार्क सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित बनाने में लग जाता है। वह घर के चारों तरफ लगी बाड़ को और मजबूत करता है ताकि कोई आसानी से अंदर न आ सके। इसके बाद वह घर के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा देता है जिससे बाहर की हर हलचल पर उसकी नजर बनी रहे। इस बीच बाहर की दुनिया पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि आखिरकार सेना को संक्रमित लोगों को देखते ही मार गिराने का आदेश देना पड़ता है। लेकिन मार्क को अपनी बहन की कही हुई हर बात याद थी, इसलिए जब कुछ देर बाद सैनिक उसके घर के बाहर पहुंचकर लगातार दरवाजा पीटने लगते हैं और उसे बाहर आने के लिए आवाज देते हैं, तब भी वह कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी छोटी सी बिल्ली को सीने से लगाकर बिस्तर के नीचे छिपा रहता है। बाहर सैनिक काफी देर तक दरवाजा खटखटाते रहते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आखिरकार वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरा शहर धीरे धीरे पूरी तरह वीरान हो जाता है। सड़कें खाली पड़ी थीं, घरों के दरवाजे बंद थे और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो वहां कभी कोई रहता ही ना हो। उस पूरे इलाके में अब सिर्फ 2 ही जिंदा प्राणी बचे थे, मार्क और उसकी प्यारी बिल्ली। 2 हफ्ते देखते ही देखते बीत जाते हैं। इस दौरान मार्क घर से बाहर नहीं निकलता और जो थोड़ा बहुत खाना उसने बचा कर रखा था उसी के सहारे किसी तरह गुजारा करता रहता है। लेकिन आखिरकार एक दिन फ्रिज में रखा आखिरी खाना भी खत्म हो जाता है। घर की छत पर लगे सोलर पैनल की वजह से अभी भी बिजली आ रही थी, इसलिए कम से कम अंधेरे में रहने की नौबत नहीं आई थी। मार्क सबसे पहले अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह उसे अपनी हालत बताना चाहता था और यह भी जानना चाहता था कि बाहर की दुनिया में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह फोन मिलाता है उसे पता चलता है कि मोबाइल में अब बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। वह बार बार कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बाहरी दुनिया से हर रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। अब न वह किसी से मदद मांग सकता था और न ही यह जान सकता था कि कहीं कोई और जिंदा भी बचा है या नहीं। अगर वह अब भी घर के अंदर बैठा रहा तो संक्रमितों से पहले भूख उसे मार देगी। इसलिए आखिरकार वह एक बड़ा फैसला करता है। वह पूरी तैयारी करता है, अपने शरीर को जितना हो सके सुरक्षित ढकता है, एक फिशिंग हार्पून अपने साथ लेता है और अपनी बिल्ली को लेकर खाने की तलाश में घर घर जाना शुरू कर देता है। मार्क एक घर से दूसरे घर तक जाता है, हर दरवाजा खोलकर अंदर देखता है। वह अलमारियां खंगालता है, रसोई देखता है, स्टोर रूम तक तलाशता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ खाली डिब्बे और बिखरा हुआ सामान ही मिलता है। ऐसा लगता था जैसे उससे पहले कोई हर घर को पूरी तरह साफ कर चुका हो। काफी देर तक घूमने के बाद भी उसके बैग में एक भी खाने की चीज नहीं आती। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी अचानक एक घर के अंदर उसे किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। वह कई दिनों से बीमार था और चल फिर भी नहीं सकता था। वायरस फैलने के समय उसके पास भागने का कोई मौका ही नहीं था। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मार्क तुरंत उसकी मदद करता है। हालांकि उसे खाने के लिए कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन उसकी यह तलाश बेकार नहीं जाती। वह बुजुर्ग इस इलाके के हर घर को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि किस घर में खाने का सामान हो सकता है और किसके पास मोटरसाइकिल खड़ी है। उसकी बताई जानकारी की मदद से मार्क को एक मोटरसाइकिल मिल जाती है। अब पैदल चलने की जगह वह बाइक से पूरे इलाके में जल्दी जल्दी घूम सकता था। इससे उसकी तलाश पहले से कहीं आसान हो जाती है। उसी दिन दोनों मिलकर जो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर पाते हैं उसे रात को मोमबत्ती जलाकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। दुनिया भले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उस सुनसान माहौल में दोनों को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद अभी भी जीने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। लेकिन उनकी यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगले कुछ दिनों में पूरे इलाके से खाने का आखिरी सामान भी खत्म हो जाता है। अब हर घर पूरी तरह खाली हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी एक रात अचानक हालात बदलने लगते हैं। बुजुर्ग अपने ऑक्सीजन मशीन की मदद से धीरे धीरे मार्क को बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर कुछ लोगों की आवाज सुनी है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि कुछ बचे हुए लोगों ने कहीं एक सुरक्षित कैंप बना लिया है जहां अभी भी लोग जिंदा हैं। ये खबर सच है या झूठ इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हो सकता था
ये सिर्फ एक अफवाह हो। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अगर वे वहीं रुके रहते तो भूख से मरना तय था। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि सुबह होते ही उस सुरक्षित कैंप की तलाश में निकलेंगे। अगली सुबह मार्क हमेशा की तरह बुजुर्ग को लेने उनके घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बुजुर्ग अपनी व्हील चेयर पर नहीं बैठे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ली थी। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मार्क कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसने कल रात उसके साथ बैठकर भविष्य की उम्मीद की थी वह आज इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर मेज पर रखे एक कागज पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पढ़ता है। उसमें बुजुर्ग ने लिखा था कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से मार्क की रफ्तार धीमी हो जाए। वह पहले से ही बीमार थे, चल फिर नहीं सकते थे और जानते थे कि आगे का सफर उनके लिए नामुमकिन है। अगर मार्क उन्हें साथ लेकर चलता तो शायद दोनों की जान खतरे में पड़ जाती। इसीलिए उन्होंने खुद अपनी जान देने का फैसला किया ताकि मार्क बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके। ये पढ़कर मार्क पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इस बर्बाद दुनिया में उसने अभी अभी एक ऐसा इंसान खो दिया था जिसने उसे फिर से उम्मीद दी थी। लेकिन मार्क को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले ही उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अचानक पीछे से एक संक्रमित आदमी उस पर टूट पड़ता है और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। मार्क के हाथ से उसका हार्पून दूर जा गिरता है। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। संक्रमित लगातार उसे दबोचने की कोशिश कर रहा था। मार्क पूरी ताकत लगाकर उससे छूटने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जमीन पर जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी तरह मौका देखकर मार्क पूरी ताकत से उसे लात मारता है। संक्रमित थोड़ा पीछे हटता है। उसी पल मार्क पास खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ भागता है और उसके दरवाजे जैसी साइड गार्ड का सहारा लेकर संक्रमित को कांच के बीच बुरी तरह फंसा देता है। काफी मशक्कत के बाद वह उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मार्क बुरी तरह हांफने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे और पूरा शरीर थककर जवाब दे चुका था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसे किसी इंसान को मारना पड़ा था। भले ही वह इंसान अब संक्रमित बन चुका था, लेकिन फिर भी यह एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह वहां से जाने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। वह वापस उस संक्रमित के पास जाता है, उसकी जेब से उसका पहचान पत्र निकालता है और बड़े सम्मान से उसे उसके सीने पर रख देता है। शायद उसके मन में यही था कि अगर कभी कोई अपना उसे ढूंढने आए तो कम से कम उसकी पहचान हो सके। इस भयानक दुनिया में भी मार्क अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहता था। इसके बाद वह अपने घर लौटता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि इस शहर में रुकना मौत को बुलाने जैसा है। इसलिए वह अपनी मोटरसाइकिल तैयार करता है, अपनी छोटी सी बिल्ली को साथ बैठाता है और दोनों इस उजड़ी हुई दुनिया को छोड़कर एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना और उन लोगों को ढूंढना जिनके बारे में रेडियो पर बताया गया था। मार्क अपनी बिल्ली को साथ लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होता है और उस उजड़े हुए शहर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने की कोई वजह नहीं बची थी। उसके सामने सिर्फ एक ही उम्मीद थी, किसी तरह उन जिंदा बचे लोगों तक पहुंचना जिनका जिक्र रेडियो पर किया गया था। सफर के दौरान वह उस सैन्य क्वारंटीन जोन के पास से गुजरता है जहां कुछ समय पहले तक सैनिकों की कड़ी निगरानी थी, लेकिन अब वहां का मुख्य गेट पूरी तरह बंद था। मार्क सावधानी से अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा इलाका बुरी तरह बिखरा पड़ा था। हर तरफ खून के निशान, टूटी हुई गाड़ियां और लाशें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। जिन लोगों ने वहां शरण ली थी वे अब जिंदा नहीं थे। सभी संक्रमितों का शिकार बन चुके थे। जिस सुरक्षित जगह तक पहुंचने की उम्मीद लोग लगाए बैठे थे वही अब मौत का अड्डा बन चुकी थी। ये सब देखकर मार्क समझ जाता है कि मुख्य सड़क से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होगा। इसलिए वह रास्ता बदल देता है और जंगल के अंदर से जाने वाली एक छोटी पगडंडी पकड़ लेता है। शुरुआत में वहां सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है आसपास से धीमी धीमी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वह तुरंत मोटरसाइकिल रोककर चारों तरफ देखने लगता है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि जंगल के अंदर बड़ी संख्या में संक्रमित लोग छिपे हुए हैं। वे पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे घूम रहे थे जैसे शिकार की तलाश में निकले जंगली भेड़िए हों। वे हर तरफ फैले हुए थे और किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। मार्क तुरंत मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन संक्रमित भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वे लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। मार्क पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह वहां से निकल जाए। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच लाशों का एक बड़ा ढेर दिखाई देता है। उन्हें बचाने की कोशिश में उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर से सड़क पर गिर पड़ता है। गिरते ही सबसे पहले वह अपनी बिल्ली की तरफ भागता है। उसे सिर्फ यही डर था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वह राहत की सांस लेता है जब देखता है कि उसकी बिल्ली सुरक्षित है।
लेकिन राहत का वह पल भी ज्यादा देर नहीं टिकता। पीछे से संक्रमितों की डरावनी आवाजें लगातार नजदीक आती जा रही थीं। मार्क जल्दी से मोटरसाइकिल उठाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वह बार बार इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल उसका साथ नहीं देती। इंजन बिल्कुल चालू नहीं होता। हर सेकंड के साथ संक्रमित उसके और करीब पहुंचते जा रहे थे। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह मजबूरी में मोटरसाइकिल वहीं छोड़ देता है, अपनी बिल्ली को सीने से लगाता है और पैदल ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। संक्रमित लगातार उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। वह बिना रुके भागता रहता है और भागते भागते आखिरकार एक बंदरगाह तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह जल्दी से एक बड़ा दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि शायद अब उसने पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन उसने संक्रमितों को बहुत कम समझा था। वह जैसे ही दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आती है। संक्रमित कांच तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। मार्क घबराकर तुरंत अंदर की तरफ भागता है। बड़ी मुश्किल से वह उनसे बच निकलता है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पूरा बंदरगाह भी सुरक्षित नहीं है। वहां भी हर तरफ तबाही फैली हुई थी। चारों ओर वीरानी थी और जगह जगह संक्रमित घूम रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर किनारे खड़ी एक छोटी सी यॉट पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद समुद्र के रास्ते निकलना ही अब आखिरी उम्मीद है, लेकिन जैसे ही वह यॉट के अंदर कदम रखता है, अचानक वहां मौजूद एक संक्रमित बच्चा उसकी तरफ झपट पड़ता है। यह देखकर मार्क बुरी तरह घबरा जाता है। किसी तरह वह खुद को संभालता है और उस हमले से बच निकलता है। इसके बाद वह बिना एक पल गंवाए उस स्पीड बोट को चालू करता है और समुद्र के रास्ते कैनरी आइलैंड्स की तरफ निकल पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी बहन वहीं होगी और वहां अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे होंगे। समुद्र में सफर शुरू करने के बाद मार्क हर बार मौका मिलने पर अपनी बहन के लिए एक नया वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता रहता है। वह उसे बताता है कि वह अभी जिंदा है, कहां तक पहुंच चुका है और आगे क्या करने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन कभी ये संदेश सुन भी पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी वह हर बार मैसेज छोड़ता था। शायद यही एक उम्मीद थी जो उसे इस उजड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसे लगता था कि अगर वह अपनी बहन से जुड़ा रहेगा तो वह पूरी तरह अकेला महसूस नहीं करेगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समुद्र का सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी स्पीड बोट बीच समुद्र में रुक जाती है। इंजन बंद हो चुका था और बोट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। मार्क पहले तो समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। वह टॉर्च लेकर नीचे झांक कर देखने की कोशिश करता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि एक सड़ी गली लाश बोट के प्रोपेलर में फंस गई है। उसी की वजह से इंजन जाम हो गया था और बोट रुक गई थी। अब वह बीच समुद्र में पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। इसी बीच दूर समुद्र में उसे एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह कोई बचाव दल होगा। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है। वह तुरंत मदद मांगने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह जहाज उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन जैसे ही जहाज पास पहुंचता है, मार्क की उम्मीद टूट जाती है। जहाज पर कुछ हथियारबंद आदमी खड़े थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी भाषा व लहजा भी स्थानीय लोगों जैसा नहीं था। वे साफ तौर पर बाहरी लोग लग रहे थे। वे मार्क को अपने जहाज पर चढ़ा लेते हैं। शुरुआत में मार्क को लगता है कि शायद अब वह सुरक्षित है, लेकिन जहाज पर कुछ समय बिताने के बाद उसे धीरे धीरे सच्चाई का पता चलने लगता है। ये लोग कोई आम बचे हुए इंसान नहीं थे। वायरस फैलने से पहले ही ये अपराधी थे। इनका काम लोगों को लूटना, हत्या करना और डकैती करना था। दुनिया खत्म होने के बाद भी उनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली थी। वे अब भी वही सब कर रहे थे, बस अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मार्क को भी उन्होंने इंसानियत दिखाकर नहीं बचाया था। उसके जिंदा रहने की वजह सिर्फ एक थी। मार्क उसी इलाके का रहने वाला था और उसे वहां की हर जगह की जानकारी थी। ये लोग चाहते थे कि मार्क उन्हें ऐसी जगहों तक ले जाए जहां सोना, पैसे या दूसरी कीमती चीजें मिल सकें। उनके लिए मार्क सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला आदमी था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उन अपराधियों के बीच एक आदमी ऐसा भी था जो बाकी लोगों से अलग दिखाई देता था। उसका नाम सैम था। वह स्पेनिश भाषा बोल सकता था, इसीलिए वही मार्क और बाकी लोगों के बीच अनुवाद करने का काम करता था। मार्क जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि सैम उन अपराधियों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई देती थी। कुछ देर की बातचीत के बाद मार्क को शक होने लगता है कि सैम अपनी मर्जी से इस गिरोह का हिस्सा नहीं है। मार्क उससे सीधे पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ। सैम तुरंत कोई जवाब नहीं देता। वह कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी खामोशी ही बहुत कुछ बता रही थी। बिना कुछ कहे भी मार्क समझ जाता है कि सिर्फ सैम ही नहीं बल्कि वहां मौजूद कुछ और लोग भी इन अपराधियों के हाथों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब तक उनकी जरूरत है तब तक वे जिंदा हैं,
लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी उसी दिन उन्हें भी मार दिया जाएगा। यही इस जहाज का सबसे कड़वा सच था। उस रात मार्क बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाता। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि अगर वह इस जहाज पर ज्यादा देर रुका तो उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। इसीलिए वह भागने का फैसला करता है। रात गहरी होने का इंतजार करने के बाद वह चुपचाप अपना डाइविंग सूट पहनता है, अपनी छोटी सी बिल्ली को साथ लेता है और बिना किसी को बताए जहाज से निकलने की तैयारी करने लगता है। उसका इरादा था कि किसी तरह समुद्र में उतरकर वहां से दूर निकल जाए। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलता है उसे जहाज के नीचे बने हिस्से से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह रुक जाता है। अगर वह उस आवाज को नजरअंदाज करता तो शायद आसानी से भाग सकता था, लेकिन मार्क का स्वभाव ऐसा नहीं था। किसी मुसीबत में फंसे इंसान को छोड़कर जाना उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार वह आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। नीचे पहुंचकर वह देखता है कि वहां दो लोग कैद हैं। दोनों के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। उनमें से एक आदमी और उसका बेटा किसी तरह अब तक जिंदा थे। वे मार्क को बताते हैं कि उन अपराधियों ने उनकी पत्नी और बेटी को बहुत पहले ही बेरहमी से मार डाला था। अब इस दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। कई दिनों से उन्हें कैद करके रखा गया था और उनके साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा था। मार्क तुरंत उन्हें आजाद करने लगता है, लेकिन इतने दिनों तक डर और दर्द झेलने की वजह से उस आदमी का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही वह आजाद होता है वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि मार्क भी उन्हीं अपराधियों का साथी है। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज पूरे जहाज में गूंज जाती है। मार्क उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज पर मौजूद लोग आवाज सुन चुके थे। हालात एक पल में बिगड़ जाते हैं। तभी ठीक उसी समय सैम वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए सामने आए कुछ अपराधियों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह उन्हें खत्म कर देता है और मार्क की मदद करता है। सैम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे मार्क की कही हुई एक बात याद आ जाती है। मार्क ने उससे कहा था, तुम्हें सच बताना चाहिए। शायद वही बात उसके दिल को छू गई थी और आखिरकार उसने सही फैसला कर लिया। अब सभी लोग मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता था कि अगर उन्हें सच में बचना है तो किसी भी तरह एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। वही उन्हें उस सुरक्षित द्वीप तक ले जा सकता था जहां जाने के लिए मार्क की बहन ने कहा था। इसलिए वे चुपचाप एक छोटी स्पीड बोट पर सवार होकर जहाज से निकलने लगते हैं। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। वे अभी जहाज से थोड़ा ही दूर पहुंचे थे कि अपराधियों की नजर उन पर पड़ जाती है। पीछे से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान एक गोली सैम के कंधे में लग जाती है। वह दर्द से वहीं गिर पड़ता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। मार्क तुरंत स्पीड बोट को किनारे की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचते हैं वह सबसे पहले सैम की जान बचाने की कोशिश करता है। बिना समय गंवाए वह उसके कंधे में फंसी गोली निकालता है। मार्क जानता था कि सैम का जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाना सिर्फ उसी को आता था। अगर सैम बच गया तभी वे सभी उस सुरक्षित द्वीप तक पहुंच सकते थे। उन्हें पता था कि जिस हेलीकॉप्टर की उन्हें जरूरत है वह शहर के अस्पताल में खड़ा है। इसलिए वे बिना देर किए अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचने के बाद उनका सामना पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हालात से होने वाला है। मार्क और सैम किसी तरह अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। अस्पताल के बाहर और अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जगह जगह टूटे हुए सामान, बिखरा हुआ मेडिकल उपकरण और खून के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी कुछ समय पहले बहुत भयानक तबाही हुई थी। वे अभी ठीक से चारों तरफ देख ही रहे होते हैं कि अचानक बड़ी संख्या में संक्रमित लोग उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। किसी तरह वे उनका सामना करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका काफी समय और ताकत दोनों खर्च हो जाते हैं। संक्रमितों से बचने के बाद मार्क घायल सैम का सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले जाता है। पूरे अस्पताल में घुप अंधेरा था। बिजली कब की जा चुकी थी। सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मार्क अपने बैग से एक ग्लो स्टिक निकालता है और उसी की हल्की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हर कदम बहुत संभल कर रखा जा रहा था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगले मोड़ पर क्या उनका इंतजार कर रहा है। काफी देर तक तलाश करने के बाद वे आखिरकार ऑन ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर का नजारा देखकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। वहां न दवाइयां बची थीं और न ही कोई जरूरी मेडिकल उपकरण। जो कुछ भी था वह या तो पहले ही लूटा जा चुका था या पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मार्क समझ जाता है कि अगर उसे सैम की जान बचानी है तो उसे अस्पताल के किसी और हिस्से में जाकर दवाइयां ढूंढनी होंगी।
वह अपनी बिल्ली को ऑपरेशन थिएटर के एक सुरक्षित कोने में छिपा देता है और सैम से कहता है कि वह यहीं उसका इंतजार करे। इसके बाद वह अकेला दवाइयों की तलाश में अस्पताल के अंदर निकल पड़ता है। मार्क एक एक कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह अलमारियां खोलता है, मेडिकल स्टोर देखता है और हर जगह ध्यान से खोजता है। तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ बने वेंटिलेशन डक्ट से किसी औरत और कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि इतने दिनों बाद भी यहाँ कोई जिंदा हो सकता है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद ये लोग उसकी मदद कर सकें और सैम का इलाज भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मार्क ऊपर पहुंचता है, उसकी हल्की सी आवाज भी एक संक्रमित का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अगले ही पल वह संक्रमित उस पर हमला कर देता है। मार्क तुरंत उसे जोरदार लात मारता है। वह पीछे की तरफ गिरता है और खिड़की से टकरा जाता है। मौका मिलते ही मार्क उसे खत्म कर देता है, लेकिन इस लड़ाई की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज जाती है। अब कई और संक्रमित उनकी तरफ आने लगते हैं। ऐसे समय में मार्क सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सैम सुरक्षित है या नहीं। वह तुरंत पूरी रफ्तार से वापस ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह खाली था। न वहां सैम था और न ही उसकी प्यारी बिल्ली। दोनों अचानक गायब हो चुके थे। मार्क घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कुछ ही मिनटों में दोनों कहां चले गए। तभी अचानक पास की दीवार में छिपा एक गुप्त दरवाजा खुलता है। अंदर से एक महिला बाहर आती है और मार्क को जल्दी से अपने साथ अंदर आने का इशारा करती है। मार्क बिना देर किए उसके पीछे अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वह देखता है कि सैम और उसकी बिल्ली दोनों सुरक्षित हैं। दरअसल अस्पताल की हेड नर्स समय रहते उन्हें उस गुप्त जगह पर ले आई थी। वहां सिर्फ वही महिला नहीं थी, उसके साथ एक और महिला और 3 छोटे बच्चे भी मौजूद थे। ये सभी लोग वायरस फैलने के बाद किसी तरह जिंदा बच गए थे और कई दिनों से अस्पताल के इस छिपे हुए हिस्से में रह रहे थे। उनकी मदद से आखिरकार सैम के कंधे में फंसी गोली निकाल दी जाती है और उसकी जान फिलहाल बच जाती है। इसके बाद मार्क हेड नर्स को अपनी पूरी कहानी बताता है। वह उसे अपनी बहन के बारे में बताता है, सुरक्षित द्वीप के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मार्क की बात सुनने के बाद हेड नर्स उन्हें एक बेहद अहम जानकारी देती है। वह बताती है कि अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर अभी भी खड़ा है। उसे देखकर सभी के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। लेकिन अगले ही पल हेड नर्स एक और सच्चाई बताती है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके चारों तरफ बड़ी संख्या में संक्रमित घूम रहे थे। इतने सारे बच्चों और घायलों को लेकर वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वे उस हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित पहुंचेंगे कैसे। मार्क अब भी इस मुश्किल का कोई हल सोच ही रहा था कि तभी एक और नई मुसीबत सामने आ जाती है। वही हथियारबंद अपराधी जिनसे वह समुद्र वाले जहाज पर बचकर निकला था, किसी तरह अस्पताल तक पहुंच चुके थे। अगर उन्होंने यहाँ छिपे हुए लोगों को देख लिया तो सिर्फ मार्क ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ जाती। अब उनके पास छिपे रहने का समय खत्म हो चुका था। इसलिए मार्क फैसला करता है कि अब चाहे जितना भी जोखिम उठाना पड़े, उन्हें तुरंत अस्पताल से निकलकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना ही होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए उन्हें अस्पताल के नीचे बने बॉयलर रूम से होकर गुजरना पड़ता था। ये वही जगह थी जहां पहले एक बड़ा धमाका हुआ था। पूरे रास्ते में जहरीली गैस फैली हुई थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद सभी लोग एक दूसरे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। हर कोई पूरी कोशिश कर रहा था कि बिना आवाज किए इस रास्ते को पार कर लिया जाए। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। जैसे ही हेड नर्स सामने वाला दरवाजा खोलती है, उसी पल एक संक्रमित तेजी से अंदर घुस आता है और सीधा वहां मौजूद दूसरी महिला पर हमला कर देता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मार्क और बाकी लोग मिलकर किसी तरह उस संक्रमित को मार गिराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस महिला की गर्दन पर गहरा काट लिया गया था। सभी समझ जाते हैं कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। उस महिला की देखभाल जिन बच्चों में से एक कर रही थी, वह घबराकर अपनी मां के पास भागना चाहती है, लेकिन घायल महिला उसे अपने पास आने से साफ मना कर देती है। वह जानती थी कि अब वह खुद भी जल्द संक्रमित हो जाएगी, इसलिए वह अपने आखिरी पलों में सिर्फ एक ही बात कहती है। वह मार्क, हेड नर्स और बाकी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को सुरक्षित बाहर ले जाएं। जहां तक उसका सवाल है, वह यहीं रुक जाएगी। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह अपनी जान की परवाह नहीं करती। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था।
भारी मन से वे लोग आगे बढ़ते हैं। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वे अस्पताल के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर उनसे ज्यादा दूर नहीं था। तभी अचानक वहां मौजूद एक छोटी लड़की की नजर अपनी मां पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह संक्रमित बन चुकी थी। उसे देखते ही बच्ची खुद पर काबू नहीं रख पाती और जोर से चिल्ला उठती है, मम्मी। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। अगले ही पल आसपास छिपे सभी संक्रमित उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका उनकी डरावनी चीखों से भर जाता है। मार्क तुरंत समझ जाता है कि अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। वह छोटी लड़की को अपनी गोद में उठाता है और पास रखे एक बड़े लोहे के कंटेनर के अंदर छिप जाता है। बाकी लोग भी जितना हो सके खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पलों बाद बाहर लगातार गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। कई सेकंड तक फायरिंग होती रहती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मार्क धीरे धीरे कंटेनर का ढक्कन खोलकर बाहर झांकता है। तब उसे पता चलता है कि बाहर मौजूद संक्रमितों पर उन्हीं हथियारबंद अपराधियों ने गोलियां चलाई थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी इस फायरिंग ने अनजाने में मार्क और बाकी लोगों की जान बचा दी है। अपराधी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्क और बाकी लोग अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। हेलीकॉप्टर अभी भी सामने खड़ा था, लेकिन उसके और उनके बीच बड़ी संख्या में संक्रमित घूम रहे थे। सीधे दौड़कर वहां पहुंचना आत्महत्या करने जैसा था। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंचा जाए। तभी मार्क के दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह आसपास पड़े लोहे के पुराने फ्रेम और सरियों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें जोड़कर एक गोल आकार का मजबूत घेरा बना देता है। योजना यह थी कि सभी लोग उस लोहे के घेरे के अंदर रहेंगे और उसे धीरे धीरे धक्का देते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई संक्रमित हमला करेगा तो सबसे पहले उसी लोहे के घेरे से टकराएगा। शुरुआत में यह योजना काम करती हुई दिखाई देती है। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि चारों तरफ से संक्रमितों की भीड़ उन पर टूट पड़ती है। दर्जनों संक्रमित उस लोहे के घेरे से टकराने लगते हैं। हर टक्कर के साथ वह घेरा हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह टूट जाएगा और फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी सबसे मुश्किल समय में हेड नर्स आगे आती है। वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ती है और बिना अपनी जान की परवाह किए संक्रमितों के बीच रास्ता बनाना शुरू कर देती है। उसके साहस को देखकर बाकी लोग भी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। सभी मिलकर संक्रमितों को पीछे धकेलते हैं और धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अब पहली बार उन्हें सच में लगने लगता है कि शायद वे इस मौत के जाल से निकल सकते हैं। आखिरकार वे लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सैम और बच्चे सबसे पहले हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ते हैं, जबकि हेड नर्स और मार्क पीछे रुक जाते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित तरीके से अंदर जा सकें। अभी भी बाहर संक्रमितों का खतरा बना हुआ था, इसलिए वे कुछ समय के लिए दरवाजे को कपड़े की पट्टी से बांधकर रोक देते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन असली परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मार्क बार बार उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन किसी भी तरह काम नहीं करता। अंदर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बाहर संक्रमितों की भीड़ लगातार उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में संक्रमित लोहे के गेट पर चढ़ने लगते हैं। मार्क देखता है कि वे किसी भी पल उसे पार करके अंदर घुस सकते हैं। अब उसके पास सैम और बच्चों के लिए थोड़ा और समय खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मार्क हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता है। उसका मकसद था कि वह किसी तरह संक्रमितों को रोककर सैम को हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने का वक्त दे सके। लेकिन तभी वही हथियारबंद अपराधी अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वे आते ही दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। अब मार्क और सैम के सामने ऐसी स्थिति थी जहां आगे बढ़ना भी मुश्किल था और पीछे हटना भी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी पल दोनों को एक ही बात समझ आ जाती है। अगर संक्रमितों को इसी तरह बाहर रखा गया तो वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकते हैं और सभी को मार सकते हैं। इसलिए मार्क एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वह उस रस्सी को काट देता है जिससे गेट बंद था। जैसे ही रस्सी कटती है, संक्रमितों का पूरा झुंड अंदर की तरफ टूट पड़ता है। अब उन्हें रोकने वाला कोई दरवाजा नहीं था। यह सुनने में पागलपन जैसा फैसला था, लेकिन मार्क और बाकी लोगों के पास बचने का यही एक आखिरी मौका था। चारों तरफ संक्रमितों की भीड़ फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीखों और गोलियों की आवाज से गूंजने लगता है। जो लोग कुछ समय पहले तक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए सबसे खतरनाक तरीका अपना चुके थे। हर कोई अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई संक्रमितों को रोक रहा था और कोई हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह उड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त किसी के पास गलती करने की एक भी गुंजाइश नहीं थी।
आखिरकार मार्क भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। वह नीचे लटक रही रेस्क्यू सीढ़ी को पकड़ लेता है। उसके पीछे संक्रमित लगातार उसका पीछा कर रहे थे। मार्क सीढ़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगता है। हर सेकंड उसे लग रहा था कि नीचे से कोई संक्रमित उसे पकड़ लेगा, लेकिन वह रुकता नहीं। किसी तरह वह खुद को ऊपर खींचता है और आखिरकार हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। नीचे पूरा शहर तबाही में डूबा हुआ था, लेकिन मार्क, उसकी बिल्ली, सैम, बच्चे और बाकी बचे हुए लोग आखिरकार उस नरक से बाहर निकल चुके थे। इतने दिनों तक मौत से भागने के बाद पहली बार उनके चेहरों पर राहत दिखाई देती है। हर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे सच में बच गए हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान आ जाती है। लेकिन मार्क की सबसे बड़ी खुशी अभी बाकी थी। आखिरकार उसका फोन फिर से सिग्नल पकड़ लेता है और वह अपनी बहन से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। इतने दिनों से वह जिस आवाज को सुनने के लिए तरस रहा था, आखिरकार उसे अपनी बहन से बात करने का मौका मिल जाता है। मार्क उससे अपनी हालत बताना चाहता है और यह जानना चाहता है कि वह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से उसे ऐसा जवाब मिलता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। मार्क अभी अपनी बहन से यह पूछ भी नहीं पाता कि आखिर वहां क्या हुआ है कि अचानक सिग्नल फिर से गायब हो जाता है। कॉल कट जाती है और मार्क कुछ समझ नहीं पाता। वह बार बार फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो जाता है। आखिर उसकी बहन जिस सुरक्षित द्वीप पर थी, वहां हुआ क्या था? क्या वायरस अब वहां भी पूरी तरह फैल चुका था या फिर सेना का पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका था? फिल्म इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं देती। डायरेक्टर कहानी को एक खुले अंत के साथ खत्म करता है और आगे की कहानी के लिए कई सवाल छोड़ देता है। आखिर सुरक्षित द्वीप पर असल में क्या हुआ, यह दर्शकों के लिए रहस्य बना रहता है।